है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। हरियाणा चेतना न्यूज के माध्यम से हर रोज हिंदी की कक्षाएं देखने वाले आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं को आपके हिंदी शिक्षक अनूप कुमार की नमस्ते। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा आपने पिछली 2 कक्षाओं में देखा, हमने अलंकार विषय को लिया था, तो आपके जो कमेंट उनको पढ़ करके ऐसा लगा कि और व्याकरण की कक्षाएं आपको देनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इसकी बुनियाद से ही मैं इसका आज आगाज कर रहा हूं हिंदी भाषा परिचय के साथ। हिंदी हर सजीव इंसान यहाँ दुनिया में किसी न किसी रूप में अपनी बात दूसरों को समझाता है। यहाँ जबान सबकी है, भाषा सबकी है। ऐसे ही हमारे भारत देश की भाषा, संप्रक भाषा, राजभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा वो हिंदी है। इस हिंदी भाषा का परिचय ही आज हम प्रिय विद्यार्थियों इस कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी की जो आदि जननी है, हिंदी की माँ हम जिसको कह सकते हैं, वो संस्कृत है। अब प्रिय विद्यार्थियों, सबको पता है कि संस्कृत का जो पहली रचना है संस्कृत की, वो ऋग्वेद है। ये देवों की भाषा है, संस्कृत को हम देववाणी भी कहते हैं। संस्कृत के 2 रूप रहे, लगभग ये 2000 पुरानी, 2000 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व की हमारे भारतवर्ष की भाषा रही है। आज का भारत नहीं, एक अखंड भारत, बहुत विशाल रूप इस देश का था। वैदिक संस्कृत, वेदों की भाषा। लौकिक संस्कृत, एक लौक जीवन में आने वाली भाषा, लौकिक संस्कृत। अब जो वैदिक संस्कृत थी, ये 14 स्वरों की संस्कृत थी। इसमें स्वरों की संख्या 14 थी। पूछ सकते हैं कभी किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। ये हमारा उद्देश्य, स्कूल जीवन में पढ़ने वाले बच्चे भी इसको पढ़ पाएं। एस्टेट वगैरह की जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन जो उनको काम आ सकते हैं वो बीच बीच में बताता रहूँगा। उम्मीद है आप ध्यान से इस कक्षा को देखते रहेंगे। 14 स्वर वैदिक संस्कृत में, और ये वेदों की भाषा थी, ये उपनिषद की भाषा थी, ये संहिताओं की भाषा थी। लौकिक संस्कृत, ये महाभारत की भाषा थी, ये रामायण की भाषा थी। महर्षि वाल्मीकि इस रामायण के रचयिता, महर्षि वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता, ये 2 के 2 महाकाव्य ये लौकिक संस्कृत में है। प्रिय विद्यार्थियों, पाणिनि ने भाषा, लोक जीवन की भाषा इसी को माना, पाणिनि की भाषा कह सकते हैं। पाणिनि ये ऋषि मुनियों का, महर्षियों का देश है। पाणिनि का ही योगदान आज भाषा जो हम पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसमें रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, है तुलसी वंदना करते, पाणिनि रचना करते, मैं उस धरती का बेटा हूँ। बड़े आराध्य नाम ये हमारे लिए हैं। अब सामान्यतः आप देखिए कि हमारे लोक जीवन में ये 2 चीज़ें ज़्यादा आई हैं, ये कम आई हैं। तो यहाँ से हमें लगता है कि भाषा ये मुश्किल रही होगी, ये सरल रही होगी, तो हम लौकिक जो भाषा है इसको सरल रूप भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में वही महाकाव्य ज़्यादा पढ़े गए हैं। ये भाषा का परिनिष्ठित रूप था, ये मुश्किल थोड़ा सा रूप था, परिनिष्ठित रूप था, ये मुश्किल रूप रहा है। अब प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से जो विस्तार है वो होता चला गया भाषाओं का। लौकिक संस्कृत के बाद 500 ईस्वी पूर्व तक इस भाषा का दौर रहा। उसके बाद फिर बौद्धों की भाषा आई। पाली भाषा, इसको बौद्धों की भाषा कह सकते हैं। बौद्ध धर्म का विस्तार हमारे लगभग एशिया महाद्वीप में फैल गया था। 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक पाली का दौर रहा। अशोक के शिलालेख सब पाली भाषा में हैं, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। बौद्ध धर्म का वो अनुयायी बना। बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए पूरे
लगभग एशिया में तो उन्होंने बहुत विस्तार इस देश का कि आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायी श्रीलंका, चाइना, हमारे देश में भी ये बुद्ध की भूमि है हमारा देश। 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक पाली भाषा का दौर रहा। ये बौद्धों की भाषा, बौद्धों के जो 3 त्रिपिटिक जो ग्रंथ थे, त्रिपिटिक ग्रंथ की रचना वो पाली भाषा में ही है। पाली के बाद दौर बदलता, भाषाओं का विस्तार बढ़ता, प्राकृत भाषा आई। जैनियों की भाषा कह सकते हैं। जैनियों की भाषा ये है, प्राकृत भाषा। प्राकृत के बाद अवहट, अपभ्रंश। देखिए इसके नाम से ही है कि जो अपभ्रंश है उसका जो शाब्दिक चीज है वो टूटा फूटा इसका मतलब होता है, बिखरा हुआ, टूटा फूटा हुआ। ये टूटा फूटा इसका रूप, इस शब्द का अर्थ हम करते हैं। अपभ्रंश के बाद भाषा का जो विस्तार है यूं का बढ़ता रहता है। फिर डिंगल और पिंगल, डिंगल और पिंगल। अब इसमें भी लौकिक साहित्य की रचना हुई, इसमें जैन सिद्ध साहित्य की रचनाएं हुई। जब साहित्य को गहनता से पढ़ेंगे तब इन सब चीजों का जिक्र करेंगे। लौकिक सिद्ध साहित्य, जैन सिद्ध साहित्य की रचना हुई। डिंगल पिंगल के बाद अवहट हिंदी आई। अवहट हिंदी, अवहट के बाद पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी के बाद नई हिंदी, यानी कि आधुनिक हिंदी जो आज हम पढ़ रहे हैं। आधुनिक हिंदी जो आज खड़ी बोली, खड़ी भाषा भी है। तो एक बार पुनः इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उससे हम एक बार इसको देखते हैं कि भारत की भाषा हिंदी, हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत है। परीक्षा में 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी का जन्म किस भाषा से हुआ, संस्कृत से हुआ। हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ, हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। हिंदी का जो विकास है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। और हिंदी की आदि जननी वो संस्कृत है। हिंदी आई वहां से है। संस्कृत 2 वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। लोक जीवन की संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत थी। वेदों की रचना, ऋषि मुनियों ने इस कठिन संस्कृत का प्रयोग ज्यादा किया। और धीरे धीरे लोक जीवन में संस्कृत जो सरल संस्कृत थी, महाभारत रामायण को पढ़ते पढ़ते हम ये ज्यादा हमारे व्यवहार में रही है। उसके बाद पाली बौद्धों की जो भाषा रही, उसके बाद प्राकृत भाषा, प्राकृत के बाद उसका अपभ्रंश रूप आया। अपभ्रंश डिंगल पिंगल में जैन सिद्ध साहित्य, जैसे ये आगे साहित्य में पढ़े भी गए स्वयं वो का परमे चरु, ये पहला ये रचना थी ये डिंगल की। तो डिंगल पिंगल के बाद अवहट हिंदी, पुरानी हिंदी, आधुनिक हिंदी। यहाँ हिंदी की एक पूरी की पूरी ये यात्रा चलती है। आधुनिक हिंदी जो आज हम पढ़ रहे हैं, हमारी जो मानक हिंदी है, हमारे भारतवर्ष की जो हिंदी है, संपर्क जो भाषा हिंदी है, भारतवर्ष की भाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी। अब ये जो हिंदी है, भारत की राजभाषा हिंदी है, यही राजभाषा हिंदी क्यों है? एक बहुत बड़ा ये देश, विशाल देश, विविधताओं का देश, विभिन्न भाषाओं का देश, विभिन्न ढंग से जीवन जीने वाला देश। ये हिंदी को ही इसमें मान्यता क्यों मिली? क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हुआ। इस देश को फिर एक अपनी भाषा चाहिए थी। हर स्वतंत्र देश की एक अपनी संप्रक भाषा, पूरे देश का कामकाज जिस भाषा में चले। तो जब संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, भाषा पर जब बात आई तो एक ऐसी सरल भाषा जो पूरे देश को जोड़ सके, वो गांधी जी ने सुझाया हिंदी है। और उस हिंदी को पूरे देश में सर्वमान्य ढंग से उसको लागू कर दिया जाए, ऐसा उस समय तो संभव नहीं था।
आज भी ऐसा संभव बन नहीं पाया है, परंतु 1950 से लेकर 1965 तक के 15 वर्ष का जो समय था वो बीजी खेर एक भाषा के लिए कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो बीजी खेर बनाए गए। इसका उद्देश्य था 1950 से लेकर 1965 तक आप हिंदी भाषा को पूर्ण देश में एक भाषा बनाने के लिए काम करेंगे। परंतु ये विडंबना है कि आज 2020 में भी हम पूर्णतः हमारे पूरे देश की जो भाषा है उसका सब जो राजभाषा वो वहाँ से चल नहीं पा रहे। हिंदी तो है लेकिन ऑफिशियल जो वर्क है ये जो राजभाषा में बता देता हूँ, ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, वैसे ये स्टेट लैंग्वेज आई थी, इसका नाम स्टेट लैंग्वेज के हिसाब से राजभाषा आई थी, परंतु इसको नेशनल लेवल पर बनाया गया कि राजभाषा स्टेट लैंग्वेज नहीं, नेशनल भाषा का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज। पूरे भारतवर्ष में आज हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाएं हैं। अन्य भी स्थानीय स्तर पर जो बहुत से ऐसे स्टेट हैं वहाँ की जो प्रथम दर्जे की जो भाषाएं हैं वहाँ उनमें कामकाज चलता है। तो फिर भी हिंदी हमारे देश की एक ऐसी भाषा है कि हम हरियाणा का आदमी तमिलनाडु जाता है तो वो तमिल का आदमी हो सकता है उसको हिंदी में जवाब न दे पाए, परंतु वो समझ जरूर पाता है कि हिंदी में क्या कह रहा है। तो हमारे पूरे भारतवर्ष को जोड़ने वाली भाषा हिंदी है। ऐसा जो संविधान के अनुच्छेद 343 एक भाग के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। ये क्वेश्चन बनता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। हम ये भी चक्कर में पड़ जाते हैं बहुत बार कि राष्ट्रभाषा लिखें, राजभाषा लिखें। संविधान में ही राजभाषा लिखा कि अनुच्छेद 343, और जो भाषाओं का जिक्र है वो कौन सी अनुसूची में है? वो 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता भारतीय संविधान ने दी है? तो 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं भारतीय संविधान में स्वीकृत हैं। हिंदी के अनुभवी शिक्षक अनूप सर की ऑनलाइन क्लास देखने के लिए हरियाणा चेतना न्यूज को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।